नमस्कार, मैं रिया आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ नारिका टॉक शो पर। और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अंशुमला शुक्ला कुलकर्णी, जो कि आज के इस टॉपिक पर हमारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। और आज का टॉपिक है एंडोमेट्रियोसिस। तो इन सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले डॉक्टर प्लीज आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ चंद शब्द कहिए। शुक्रिया रिया, मुझे इस टॉक शो पे बुलाने के लिए और एक मौका देने के लिए। आप सबसे एंडोमेट्रियोसिस इस बहुत ही अजीब और बहुत ही रहस्यमय टॉपिक के बारे में बात करने का मुझे यहाँ पे मौका मिल रहा है। मेरा नाम डॉक्टर अंशुमला शुक्ला कुलकर्णी है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई में कंसल्टेंट हूँ। मेरी स्पेशलिटी लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी, मिनिमल एक्सेस सर्जरी में है और इन्हीं तरीकों से एंडोमेट्रियोसिस पेल्विक फ्लोर सर्जरीज मैं काफ़ी सालों में 17 ईयर से करती हुई आई हूँ। सो दैट्स अबाउट मी प्रिया। ओके, धन्यवाद डॉक्टर। तो हमारा अगला सवाल ये है कि आखिर आमतौर पर एंडोमेट्रियोसिस कब डेवलप होता है? एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है जो आमतौर के बहुत ही जो युवा पीढ़ी होती है उनसे शुरुआत होती है इसकी 20 से 25 साल की उम्र में। और ये हमने 20 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक की लेडीज़ में देखा गया है, महिलाओं में देखा गया है कि एंडोमेट्रियोसिस की तकलीफ के कारण से उनको काफ़ी सारे ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ रही है। मगर ऐसा भी हुआ है कि बहुत ही छोटी बच्चियाँ जिनको जस्ट अभी पीरियड शुरू हुआ होता है, जैसे 13-14 वर्ष की जो बच्चियाँ होती हैं, उनमें भी एंडोमेट्रियोसिस देखा जाता है। और कभी-कभार पीरियड बंद हो जाने के बाद भी देखा है कि एंडोमेट्रियोसिस उनको हो सकता है। मतलब महीना बंद हो जाने के बाद भी ये एक टिश्यू कंडीशन बढ़ती चली जाती है और दर्द देते जाती है। धन्यवाद डॉक्टर। तो हमारा अगला प्रश्न ये है कि एंडोमेट्रियोसिस में कितने स्टेजेस होते हैं? एंडोमेट्रियोसिस को हमने 4 भागों में वितरित किया हुआ है। पहला होता है स्टेज 1, जिसमें बहुत ही छोटा-मोटा थोड़ी बहुत कहीं कहाँ आपको छोटी बहुत एंडोमेट्रियोटिक लीजन्स दिखाई पड़ती हैं लैप्रोस्कोपी में। आमतौर के इसमें थोड़ा बहुत दर्द होता है, पर ज़्यादा तकलीफ पेशेंट को नहीं होती है। सेकंड स्टेज में ओवरी तक में ये एंडोमेट्रियोसिस चला जाता है, जिसमें इसमें पानी का या खून की गांठ बन जाती है ओवरी या बीज कोश में। तीसरे और चौथे स्टेज में बाकी जो आसपास के ऑर्गन्स हैं, जैसे कि पेशाब की थैली हो या इंटेस्टाइन्स हो, बावल हो, रेक्टम हो, जो स्टूल पैसेज होता है, उनको उसमें भी एंडोमेट्रियोसिस ग्रो होने से उसकी प्रॉब्लम भी शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिला के 4 स्टेजेस होती हैं एंडोमेट्रियोसिस की। ओके, थैंक यू डॉक्टर। तो आप हमें ये बताइए कि आखिर पेल्विक एग्जाम क्या होता है और ये कैसे होता है? पेल्विक एग्जाम एक तरीका होता है जांच करने का पेशेंट को, जो डॉक्टर अपने आप से अपनी क्लिनिक में करता है। एंडोमेट्रियोसिस में बहुत बार सोनोग्राफी करने पर भी पता नहीं लग पाता है इस चीज़ का कि गांठें कहाँ बन रही है और क्यों पेन आ रहा है पेशेंट को। तो जब सोनोग्राफी पे पता नहीं लग पाए, तब हमें एक खुद से पेल्विक जांच करने की ज़रूरत पड़ती है। ये एक चेकिंग होती है जो डॉक्टर अपने हाथों से करते हैं। इसमें कभी-कभार ये जो बहुत ही दर्दनाक लीजन होता है बच्चेदानी के पीछे में, वो इनको पता लग जाता है। उससे पता लगता है कि हाँ, यही सोर्स है या यही कारण है पेन का, और डायग्नोसिस करने में बहुत ज़्यादा हमें मदद करता है। धन्यवाद डॉक्टर। तो डॉक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आखिर ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड क्या होता है और ये कैसे किया जाता है? सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड ये एक तरीका है पेट के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनकी जांच करने का। एंडोमेट्रियोसिस में पर्टिकुलरली हम सोनोग्राफी जब करवाते हैं तो दोनों पेट के शरीर के एब्डोमेन की एज वेल एज नीचे के पेल्विक के नीचे के भाग की भी सोनोग्राफी साथ में की जाती है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से किडनीज में स्वेलिंग हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, क्योंकि उसकी जो नली होती है वो बहुत बार फंस जाती है इस चीज़ में, और वो साइलेंटली फंसती है, इसका कोई सिम्टम नहीं आ पाता है। और जब अल्टीमेटली पेशेंट आता है लास्ट स्टेज में, तब पता लगता है कि एक्चुअली इनकी
जो किडनी है वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी है, उसमें खराब हो चुकी है वो, क्योंकि ये प्रेशर बन के ये खराब हो जाती है। तो इसीलिए जब हम एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट की जांच करवाते हैं तब पूरे पेट की सोनोग्राफी करना बहुत ज़रूरी होता है। पेट की सोनोग्राफी से आपको आपके लिवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज, किडनीज के बारे में पता लगता है, और जो नीचे के भाग या पेल्विस के भाग की सोनोग्राफी होती है उसमें हमको बच्चेदानी का, बीज कोश का, फेलोपियन ट्यूब्स का, यूरिन ब्लैडर मतलब पेशाब की थैली, और जो स्टूल पैसेज रेक्टम होता है उसकी थैली की इंफॉर्मेशन मिलती है हमको। पेल्विक सोनोग्राफी हम अंदर से वजाइनल के यूरिन भाग के रूप से भी कर सकते हैं, ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड बोलते हैं इसको। इसमें अंदर से करने से ज़्यादा करीब से हम एंडोमेट्रियोसिस को जांच कर पाते हैं। अगर वो इंटेस्टाइन्स पर है या इंटेस्टाइन यूट्रस पे चिपकी हुई है तो हमको इसको ये पेल्विक अल्ट्रासाउंड या ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड करने से पता लग सकता है। धन्यवाद डॉक्टर। तो हमारा अगला प्रश्न ये है कि आखिर एंडोमेट्रियोमा क्या होता है? बच्चेदानी के बगल में जो बीज कोश अंडा कोश होता है उसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी में जब ये ही लाइनिंग एंडोमेट्रियोसिस की लाइनिंग जो होती है वो गांठें, खून की गांठें जब ओवरी में बनने लग जाती हैं तो उसको एंडोमेट्रियोमा कहते हैं। ये या तो पहले से बने हुए सिस्ट में बनती है जिसको बोलते हैं टाइप 1 एंडोमेट्रियोमा, जिसमें ज़्यादा दर्द नहीं होता है और वो जनरली इजीली निकाले जा सकते हैं बिना कोई बड़े डैमेज के ओवरी को। और दूसरा होता है टाइप 2 जिसमें ये लीजन्स ओवरी के ऊपर की परत पर बनने से वो ओवरी के अंदर चलते चले जाते हैं, बढ़ते जाते हैं ब्लीडिंग के साथ, और वो ओवरी के अंडों को बहुत हद तक ज़्यादा खराब करते हैं, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। तो ये दोनों कंडीशन सोनोग्राफी पे बहुत अच्छे से डायग्नोस हो सकती हैं, और इनका ट्रीटमेंट उनके साइज और सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। जी, तो जैसे कि आपने हमें सिम्टम्स के बारे में बताया, तो डॉक्टर हमारी ऑडियंस ये भी जानना चाहती है कि इन सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए वुमेन्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले होता है कि इसका हमें जांच ठीक तरीके से करानी चाहिए। तो जब कोई अगर आपको बोले कि हमें पीरियड के साथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अगर ऐसा है तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जल्दी से उसके बारे में जांच करा के उसकी सोनोग्राफी और करेक्ट एक्सपर्ट से ओपिनियन लेकर इसका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करना बहुत ज़रूरी होता है। सो आई थिंक एज अ पेशेंट फर्स्ट थिंग, या एक माँ होने के कारण से अपनी बेटी अगर आपको बोल रही है कि उसको पेट में दर्द हो रहा है पीरियड के साथ में, तो उसको या तो पेन किलर ना दे या बोले सहन करो, या उसको कोई ट्रीटमेंट या जांच ना करवाए, ये बहुत गलत चीज़ होती है। तो पहली बात जो आप कर सकते हैं ये है कि अगर दर्द होता है तो उसकी जांच कराएं, उसके तह तक पहुंचे कि दर्द कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, और अगर उसमें एंडोमेट्रियोसिस निकलता है तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करें ताकि आगे चल के इसका परिणाम बाकी सारे ऑर्गन्स पे ना हो। धन्यवाद डॉक्टर। तो हमारा अगला सवाल ये है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो वुमेन्स के एंडोमेट्रियोसिस को डेवलप करने में और भी ज़्यादा रिस्क दे सकते हैं? एंडोमेट्रियोसिस का रिस्क किसी पर्सन के इंडिविजुअल किसी कुछ काम करने या ना करने से होता है ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा कहते हैं कि आपने प्रेगनेंसी नहीं रखी, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाई, इस कारण से आपको एंडोमेट्रियोसिस हो गया। पर ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है, एक गलत ज्ञान जो दिया जाता है पेशेंट्स को। प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट रहने से एंडोमेट्रियोसिस नहीं होता है या प्रिवेंट होता है या क्योर होता है, ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी रखने से केवल 2 साल का हमको गैप मिल जाता है कि हमारे जो सिम्टम्स, जो दर्द वगैरह हो रहा है वो सब सही हो जाता है। पर प्रेगनेंसी रखने से एंडोमेट्रियोसिस ठीक हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो ऐसा किसी पेशेंट को नहीं लगना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाई इस कारण से मुझे ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है, ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली ऐसे कोई चीज़ नहीं है जिसको करने या ना करने से होता है, बट डेफिनेटली प्रेगनेंसी रखने से एंडोमेट्रियोसिस नहीं। जी हाँ डॉक्टर। तो हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर, जो कि है कि एंडोमेट्रियोसिस के और कौन से दूसरे प्रॉब्लम्स हैं और कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जिससे उनकी प्रॉब्लम फिक्स हो सकती है? एंडोमेट्रियोसिस के और मेनली प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि अगर पेन आपका जल्दी रिकग्नाइज नहीं हो पाता है, दर्द जल्दी पता नहीं पड़ पाता है, तो उसके कारण से एक सेंट्रल डिसेंसिटाइजेशन हो जाता है। मतलब जो पेन के इम्पल्सेस आपके वहीं के वहीं रुक जाने चाहिए थे, वो ब्रेन तक पहुंचने के कारण से ब्रेन में ऑलवेज ये फीलिंग आती है कि पेन हो रहा है, जबकि एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा होता है।
तो ये एक जो क्रॉनिक पेन सिंड्रोम हो जाता है, ये पेशेंट के लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक होता है, उससे उनके रोज़ की मर्रा काम करने में डिफ़िकल्टी होती है उनको, और मल्टीपल मेडिकेशन दवाइयाँ चेंज करने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ पाता है। तो इसीलिए ये एक मेजर इश्यू होता है कि क्रॉनिक पेल्विक पेन इनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। जी, धन्यवाद। तो हमारा अगला सवाल ये है कि क्या एंडोमेट्रियोसिस होने वालों को दवाई की ज़रूरत है, और अगर है तो वो दवाई कैसे काम करती है? सो एंडोमेट्रियोसिस डेफिनेटली दवाइयाँ उसको दी जाती हैं इस चीज़ में। एंडोमेट्रियोसिस जैसे मैंने आपको बताया, बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग जो होती है, उसी गद्दी के सेल्स बनते हैं बाहर, और ये लाइनिंग आपके हार्मोन से रिस्पॉन्ड करती है, जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। तो जब आप एंडोमेट्रियोसिस की मेडिकेशन या दवाइयाँ शुरू करते हैं, तो वो सारे हार्मोन बेस्ड की दवाइयाँ होती हैं, जिससे कि एक पर्टिकुलर हार्मोन को कम करके एक प्रोजेस्टेरॉन वाले हार्मोन को बढ़ाकर ये जो लाइनिंग की सूजन है उसको कम किया जाता है। तो हार्मोन ट्रीटमेंट और प्रोजेस्टेरॉन ट्रीटमेंट एक सबसे पहला पहला कदम होता है एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट में। जी, तो जैसे कि आपने हमें इन दवाइयों के बारे में बताया, तो हमारी ऑडियंस ये भी जानना चाहती है कि आखिर इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? हार्मोन मेडिकेशंस की ऑलवेज साइड इफेक्ट होते ही हैं, बिकॉज हार्मोन मेडिकेशंस अल्टीमेटली आपके ऑर्गन्स को किसी तरीके से थोड़ा बहुत चेंज करता ही है। जो कम समय तक लेने, जैसे 3 से 6 महीने तक लेने में, इससे सर दर्द होना, बदन फूलना, वजन बढ़ना, एसिडिटी होना, पेट में दर्द होना, ये सब हो सकता है। हेडेक्स भी हो सकते हैं, सर दर्द भी हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो इसमें कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ना हो सकता है, और ज़्यादा मात्रा में इसको लेने पर, जैसे कि 10 साल के ऊपर लेने पर, इसमें ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम भी हो सकता है। बट अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स को देखें, अगर इनको हम मॉनिटरिंग, मतलब सही जाँच करने के बाद इसको शुरू किया जाए, और डॉक्टर के हिसाब से, जैसे डॉक्टर बताएँ आपको, उस तरीके से आप इस दवा को लें, तो इसको काफ़ी सेफ़ली और ईज़िली लिया जा सकता है। ऑफ कोर्स अगर ये कॉमन सिम्पटम्स जो मैं बता रही हूँ, जैसे कि पैरों के पैरों के वेन्स में क्लॉट होना, ये सब सिम्पटम जो होते हैं बहुत रेयर होते हैं, और अगर आप डॉक्टर की गाइडेंस में इसको ले रहे हैं मेडिकेशंस को, ये सब साइड इफेक्ट्स को अच्छी तरीके से मैनेज भी किया जा सकता है। इसकी मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं होती है। सो हार्मोन मेडिकेशन से डरना उचित नहीं होता है, बल्कि आपको इसको करेक्ट मॉनिटरिंग में करेक्ट गाइडेंस लेकर शुरू करने से इसका बेनिफिट्स लिया जाना चाहिए। जी, धन्यवाद डॉक्टर। तो हमारा अगला सवाल ये है कि एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में जीन्स अपनी भूमिका निभाती हैं या नहीं? जीन्स या क्रोमोसोम्स किसी एक पर्टिकुलर जीन के कारण से एंडोमेट्रियोसिस होना, ऐसा नहीं होता है। बट एंडोमेट्रियोसिस अगर आपकी मदर को हो चुका है, माँ को हो चुका है, आपकी मौसी को हो चुका है, तो आपको होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे 1 in 7, मतलब 7 में से 1 आपकी माँ की बच्ची हो सकती है जिसको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। तो ये डेफिनेटली है कि कहीं तो बॉडी में इम्यूनिटी की जो खराबी होती है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस लीजन बढ़ते हैं, ये आपको अपने जेनेटिक पावर से आ सकते हैं। बट अभी तक ऐसा कोई एक जीन नहीं आइडेंटिफाई किया जिसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस होता है। जी, धन्यवाद डॉक्टर। तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर, जो कि है कि हार्मोनल ट्रीटमेंट और हार्मोनल थेरेपी के दौरान आखिर क्या होता है, और ये कैसे किया जाता है? सो एंडोमेट्रियोसिस एक हार्मोन डिजीज है, क्योंकि ये एस्ट्रोजन हार्मोन से बढ़ता है। तो जो भी मेडिकेशंस अभी तक एंडोमेट्रियोसिस के लिए यूज़ की गई हैं, वो जनरली हार्मोन बेस्ड ही होती हैं। इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन देखा जा सकता है। तो इसमें हार्मोन थेरेपी में प्रोजेस्टेरॉन को लॉन्ग टर्म, मतलब 2 से 3 साल, 5 साल तक कभी-कभार देने से वो एंडोमेट्रियोसिस सूख सूख जाता है, और एक्टिव न रहने के कारण से वो आपको पेन, दर्द वगैरह नहीं देता है। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट भी एक ट्रीटमेंट होता है, जबकि आपको सर्जरी करनी पड़ती है एंडोमेट्रियोसिस की, जिसमें यंग एज में अगर यूट्रस ओवरी सब निकालना पड़े, तो फिर हम एक शॉर्ट डोज हार्मोन थेरेपी भी दे सकते हैं, जिससे आपकी हड्डियों की और हार्ट की हेल्थ सही रहे। जी, तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर, जो कि है कि अगर एंडोमेट्रियोसिस के केसेस इंटरफेयर करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ, तो क्या वुमेन के प्रेग्नेंट होने के चांसेस में एक मुद्दा बन सकता है, कोई इशू बन सकता है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस के सबसे
थर्ड सिम्टम इसी का होता है कि इसमें प्रेगनेंसी रखने में तकलीफ होती है। तो अगर पेशेंट के ओवरी में एंडोमेट्रियोमा या ओवेरियन सिस्ट बन गया है तो प्रेगनेंसी रखने में तकलीफ होती है, तो अंडा बाहर बराबर नहीं आ पाता है। अगर फेलोपियन ट्यूब सूज जाते हैं तब भी प्रेगनेंसी रखने में तकलीफ होती है, और अगर यूट्रस सूज जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाने पर प्रेगनेंसी रुक नहीं पाती है। तो एंडोमेट्रियोसिस प्रेगनेंसी प्रिवेंट डेफिनेटली करता है, ये एक सबसे मेजर प्रॉब्लम। धन्यवाद डॉक्टर। तो हमारा अगला सवाल ये है कि टेनाजोल आखिर क्या होता है और अगर कोई इसे लेता है तो इसके बाद क्या इफेक्ट्स होते हैं? डायनाजोल एक मेडिसिन थी जो बहुत पहले यूज़ की जाती थी। इसमें मेल हार्मोन के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी आमतौर तक ये मेडिकेशन ऑलमोस्ट बंद की जा चुकी है, क्योंकि इससे जो साइड इफेक्ट्स मेल हार्मोन के फीमेल बॉडी में पड़ते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, जो चेंज नहीं होते। जैसे गले की आवाज़ बदलना, फिर वो चीज़ बदल नहीं पाती, चेंज नहीं हो पाती। तो डायनाजोल अभी मतलब ऑलमोस्ट नहीं यूज़ किया जाता है इस चीज़ के धन्यवाद डॉक्टर। हमारा अगला प्रश्न ये है कि एंडोमेट्रियोसिस की होने की वजह से क्या-क्या सिम्टम्स हैं? मेन सिम्टम एंडोमेट्रियोसिस की वजह से जो चिन्ह होते हैं, वो पहला होता है दर्द। दर्द जो असहनीय हो, हर महीने आपकी माहवारी या पीरियड के साथ में आए, पीरियड आने से पहले, पीरियड के समय, पीरियड के बाद भी चलता चला जाए। बहुत बार ऐसा देखेंगे कि बहुत ही यंग लड़कियां जो स्कूल में होती हैं, उनको इतना बेदर्द होता है कि वो क्लास अटेंड नहीं कर पाती हैं, वो अपनी पूरी दिन का अपना चर्या नहीं कर पाती हैं, उन्हें इंजेक्शन लेना पड़ता है दर्द के लिए। अगर इस तरीके का पेन हो रहा होता है तो ये नॉर्मल नहीं जाना जाता है, इसको इसका ट्रीटमेंट और इसकी जांच करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो पेन सबसे मेन इम्पॉर्टेंट सिम्टम है एंडोमेट्रियोसिस का। उसके बाद होता है हेवी ब्लीडिंग। अगर बच्चेदानी के अंदर के मसल में भी एंडोमेट्रियोसिस बनने लग जाए तो फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव विद क्लॉट्स और प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तीसरा होता है कि क्योंकि इतना दर्द हो रहा है और ओवरी में और फेलोपियन ट्यूब में ये गांठ बन रही है, इसके कारण से कभी-कभी फेलोपियन ट्यूब्स में खराबी आ जाती है, जो स्वेलिंग और सूजन हो जाती है, उसके कारण से अंडे बराबर से नहीं बन पाते। तो बहुत समय ऐसा होता है कि एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट का पता तब लगता है जब वो उनको बच्चे नहीं हो पा रहे होते हैं। उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी या फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं। तो जब बच्चे नहीं हो पा रहे होते हैं तब जांच किया रहता है और पता लगता है कि एक्चुअली इनको एंडोमेट्रियोसिस है। तो दर्द होना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, बहुत समय तक ब्लीडिंग होना, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होना या बच्चे न रह पाना, ये 3 मेन सिम्पटम्स हैं एंडोमेट्रियोसिस के। जी हाँ डॉक्टर। तो हमारा अगला सवाल ये है कि आखिर ये जीएनआरएच क्या होता है और लोग इसे क्यों लेते हैं? जीएनआरएच एक इंजेक्शन है जो दिया जाता है आपके जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं अंडे कोश से, वो हार्मोन्स को बंद करने के लिए, रोकने के लिए। तो आपके पीरियड्स इससे रुक जाते हैं। जीएनआरएच इंजेक्शन लेने से पीरियड रुक जाते हैं। पीरियड रुक जाते हैं तो जो सूजन होती है और जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो पूरी तरह से सूख जाती है। इस कारण से पेशेंट को पेन में काफ़ी सारा फर्क पड़ता है। सो जीएनआरएच इंजेक्शन एसेंशियली एक इंजेक्शन होता है। हम रूटीनली इंजेक्शन ये देते हैं फर्टिलिटी पेशेंट्स को, मतलब जिनको आईवीएफ कराना है, टेस्ट ट्यूब बेबी कराना है, या फर्टिलिटी है और उनको एंडोमेट्रियोसिस भी है। तो ये इंजेक्शन से हम शॉर्ट टर्म इसका गेन लेते हैं कि एक छोटे समय तक ये एंडोमेट्रियोसिस कम हो जाए और इसकी सूजन कम हो जाए, ताकि फिर आपको प्रेगनेंसी रखने में कोई तकलीफ ना हो। तो जीएनआरएच इंजेक्शन इसलिए यूज़ किया जाता है। ओके, धन्यवाद डॉक्टर। हमारा अगला प्रश्न ये है कि एंडोमेट्रियोसिस के कितने प्रकार होते हैं? एंडोमेट्रियोसिस काफ़ी सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकता है, जैसे कि अगर ओवरी में या अंडे कोश में, बीज कोश में बन जाता है तो उसमें सिस्ट बनाता है, पानी के गोले या खून का गोला बनता है। ये सिस्ट जो होता है इसके कारण से जो अच्छे अंडे होते हैं वो खराब हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कभी कभार उसमें से ब्लड लीक होने से एक्सट्रीम पेन होता है, स्पेशली जब पीरियड हो रहा होता है तब भी, और जब बीच में पीरियड में जब अंडा बाहर निकलता है तब भी बहुत पेन होता है इस चीज़ में। दूसरा होता है जब बच्चेदानी के अंदर के मसल के वॉल में भी एंडोमेट्रियोसिस होता है, उसको बोलते हैं एडिनोमायोसिस। उसके कारण से भी एक्सट्रीम पेन एंड हेवी ब्लीडिंग की परेशानी पेशेंट को हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस डीप इन्फिल्ट्रेटिव एंडोमेट्रियोसिस टाइप का भी होता है। डीप इन्फिल्ट्रेटिव का मतलब ये होता है जो गहराई तक जाता है।
गहराई तक, मतलब बच्चेदानी के आसपास के जो ऑर्गन्स हैं जो उनमें जाना, जैसे कि पेशाब की थैली में जाने से ब्लीडिंग होना, पीरियड्स में यूरिन के साथ ब्लीडिंग होना, या अगर पीछे की तरफ में स्टूल पैसेज या रेक्टम में अगर वो चला जाता है तो कभी कभार रेक्टम में से ब्लीडिंग हो सकती है पीरियड के समय। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। पेल्विक नर्व एंडोमेट्रियोसिस भी एक चीज होती है जहाँ जो नर्व्स होते हैं, नसें जो होती है, उस पे एंडोमेट्रियोसिस होने के कारण से कंटिन्यूस पेन पेशेंट को बना रहता है। जी हाँ डॉक्टर, एक और बार फिर से आपका शानदार रिस्पॉन्स रहा और हम बहुत आभारी हैं कि आप हमारे इस टॉक शो पर आए। तो हम मिलते हैं अगले सेशन पर और भी दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए।